भी पढ़ लें। कल सवाल दिया था एक, इसको कॉस्ट कितनी पड़ती है? चलो जितनी भी पड़ती है, ये सब मिला के ना। सवाल किया है जो इसमें मार्कअप मार्जिन वाली कहानी या इसी तरह से जो प्रपोज कंसल्टेंट ने किया है उसको समझने में मुश्किल हुई होगी, वो बता रहा हूँ। जी जी हाँ 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, इसलिए वो 12 लाख है। अगर आपको लगा कि आगे पीछे करेगा या तो वो वेरी करेगा, फिक्स्ड है, वेरी क्यों करेगा? लेकिन अगर सर आपको 5000 यूनिट्स चाहिए, आप 1000 यूनिट्स तो बना सकते हैं ना। तो 6 बनाएंगे तो वो 12 से ज्यादा हो जाएगा, तो वो फिक्स्ड क्यों हुआ? फिर फिक्स्ड क्यों हुआ वो? अगर यूनिट्स कम ज्यादा करने से वो कम ज्यादा होगा तो फिर वो फिक्स्ड किस बात का है? उमैर एंटरप्राइजेस से ये आगे बिकता है किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को। और ये कितना चार्ज करता है? 10% मार्कअप मार्जिन। 25%। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर आगे बेचता है किसको? होलसेलर को। ये कमाता है 10% मार्जिन। फिर ये होलसेलर आगे रिटेलर को बेचता है 4% मार्जिन। और फिर ये रिटेलर आगे एंड कंज्यूमर को बेचता है 10% मार्कअप पे। इसको जो प्राइस पड़ती है वो होती है रिटेल प्राइस। अभी इस वक्त इस कंपनी की अभी फिलहाल सेल्स कब होंगी? कौन कस्टमर है इसका? डिस्ट्रीब्यूटर। जब ये डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा इसकी हो गई सेल्स। अब डिस्ट्रीब्यूटर आगे क्या कर रहा है इसकी कोई अकाउंटिंग में फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी सेल्स यहां से यहां तक है बस। तो इसकी सेल्स प्राइस भी इसमें 25% मार्कअप ऐड करेंगे तो निकलेगी। ये अभी इस वक्त के हालात हैं। कंसल्टेंट ने कहा है कि दरमियान से इन दोनों को तो निकालो ना। अब अगर हम कंसल्टेंट की बात मानते हैं तो फिर हमारा कस्टमर कौन है? नहीं, कस्टमर है, रिटेलर नहीं है हमारा कस्टमर। क्यों? कैसे? हम कस्टमर को कमीशन नहीं देते, हम रिटेलर को कमीशन दे रहे हैं, तो फिर वो हमारा एजेंट है। सवाल में बताया हुआ है कि अगर कंसल्टेंट के प्रपोजल को माने तीन छह सात है, इन 7 और उन 7 में फर्क है।
ये खाली बेंच लग रहा है। इनडायरेक्टली तो कंसर्न है, हमारा नाम ना खराब करे मार्केट में, लेकिन अकाउंटिंग के एतबार से हमारी सेल हो गई डिस्ट्रीब्यूटर को बेच के। लेकिन अब कंसल्टेंट ये कह रहा है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर को फारिग कराएं और आप रिटेलर को एज एन एजेंट इस्तेमाल करें और कस्टमर को चीजें बेचें। ये रिटेलर हमारा एजेंट होगा, ये कैसे पता चल रहा है? कमीशन की वजह से। तो अब जब हमने डायरेक्टली इसको चीजें बेचनी है तो हमारी सेल प्राइस भी वही है जिसपे इसको बिक रहा है, और वो नई प्राइस कितनी होगी? क्योंकि उस 5% को इससे लिंक किया है तो पुरानी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी कैलकुलेशन करके रिटेल प्राइस तक पहुंचेंगे तो नई रिटेल प्राइस पता चलेगी। ये करना था इस सवाल के अंदर। ये तो मेन इस इंफॉर्मेशन का फ्लो है। इसके अलावा आप बताइए जो पूछना है। होता, क्योंकि सवाल में ऐसे ही होना था। अगर कमीशन ना होता तो फिर किसी और तरह से सवाल होता। जी जी, वही कह रहा हूं ना कि अगर उसने कमीशन, ये सवाल उसने बनाया इसलिए क्योंकि उसने कमीशन देनी है रिटेलर को। अगर रिटेलर को कमीशन ना देनी होती तो फिर या तो ये होता कि वो कहता कंसल्टेंट के डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर इन तीनों को फारिग कराओ, फिर वो क्लियरली कहता। या अगर उसने रिटेलर को कस्टमर कहना होता तो फिर कुछ और वर्डिंग होती। और इसमें जो आपने पूछना है बताइए, तो मैंने गाइड किया है जो मुझे लगता था। आपने कुछ पूछना है तो पूछें। जी जी, नहीं तो सोल्यूशन हाँ, तो कहाँ लिखा है? आफ्टर सेल सर्विस है ना, सेल करने के बाद है, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल किस बात की? बेचने के बाद का खर्चा है। कॉस्ट ऑफ सेल होती है जो चीजें हमने बेची वो हमें कितने की कॉस्ट की थी। कॉस्ट ऑफ सेल सेल से पहले की चीज होती है। जी, अगर ये कमीशन, देखिए मैंने कहा ना कि ये कमीशन का वर्ड इसलिए आया क्योंकि सवाल इस तरह ही सेट किया जाना था। अगर कुछ और इसमें वैरायटी होती तो वर्डिंग भी कुछ चेंज होती, यानी सिर्फ इतना ना होता कि वो कमीशन होलसेलर को दे रहा, नहीं, फिर कुछ और भी अरेंजमेंट होता। तो इस सवाल की वर्डिंग ही कुछ और होती। इन दोनों को बीच में से निकाल रहे हैं, तो जो अपना ये प्रॉफिट ऐड करते थे वो अब नहीं होगा, तो इस वजह से प्राइस कम होगी। ये कह रहे हैं ना आप। ऐसा होता अगर उसने ये ना कहा होता कि प्राइस हम रिटेल प्राइस 5% कम कर देंगे। किससे 5% कम कर देंगे? जो पहले होती थी। तो हम उसी प्राइस से चूंकि लिंक कर रहे हैं, तो बेशक ये दोनों दरमियान से निकल गए, लेकिन उसने नई प्राइस कही ही वो है। क्योंकि देखिए हमने कस्टमर तक पहुंचना है और रिटेल प्राइस वो होता है जो कस्टमर को पड़ रही है। तो कस्टमर को क्या पता बीच में कितने लोग इन्वॉल्व थे? उसको तो नहीं पता ना कौन कितना मार्जिन रख रहा था। तो हम कस्टमर को चूंकि डायरेक्टली रीच करना चाह रहे हैं और दरमियान में से जो बचा लिया वो सब हमारा। तो इसलिए पुरानी रिटेल प्राइस निकलेगी तो पता चलेगा कि 5% कम करके नई रिटेल प्राइस क्या है। फिर सवाल किसी और तरह लिखा होता। बात पूरी करें आप। जी जी,
मैं वही तो कह रहा हूं ना कि फिर सिर्फ इतना सा ना होता, फिर कुछ और भी साथ कहा होता, फिर इसका स्ट्रक्चर बदला होता। यानी आप इस सवाल में अगर आप कहें जी इस सेंटेंस को डिलीट कर दें तो बाकी का क्या होगा, नहीं, वो सेंटेंस डिलीट होगा तो बाकी चेंज होंगे। अब वो जो चेंज होके जो होता फिर वो होता। जो चीजें कैलकुलेशन में होती है ना और उनकी हम वर्किंग कर रहे होते हैं, उसमें तो मैं आपको ये बताया करता हूं कि ये ना होता तो क्या करते, लेकिन ये एक सिनेरियो है। इस सिनेरियो में से आप एक लाइन भी निकालेंगे तो फिर सिनेरियो फिर से ही क्रिएट किया गया होता। वो जो करता फिर करता के पता चलता क्या किया। और इस सवाल में पूछे, अच्छा एक और मिसाल ही देते हैं। सेल ऑफिस बनाएंगे तो ही सेल करेंगे ना, उसके अलावा तो नहीं कर सकते, तो फिर सेल ऑफिस के खर्चे भी कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है ना। तो इसलिए सिर्फ ये रीजन नहीं है कि फलाना खर्चा होगा तो सेल तो करनी पड़ेगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल सेल से पहले होती है। ओमेर एंटरप्राइजेज में कोई और सवाल? क्योंकि आगे नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो जाने, तो बेशक हमने पहले उसको पर यूनिट किया था क्योंकि प्राइस निकालनी थी, लेकिन वो पर यूनिट ही रह के अगले साल की फिगर्स नहीं बन सकती। क्योंकि अगर फिक्स को हम पर यूनिट कर लें और आइंदा उसको 5 की बजाय 6.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमने तो उसको वेरिएबल बना दिया। उमेर एंटरप्राइजेज, उमेर, ठीक है जी, डन जी। आप देखो हाँ जी, किन दोनों में आ रहे हैं? क्यों नहीं होने चाहिए ये? वही तो पूछ रहा हूँ ना, एग्जिस्टिंग में क्यों नहीं होने चाहिए? अरे तो कोई एतराज होगा तो समझ नहीं आ रही ना, एतराज बताओ कि क्यों नहीं आने चाहिए। आपको जो इस वक्त बजट बना के दिया हुआ है, ये बजट उन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसमें 9 मिलियन आ रहा है, तो फिर एग्जिस्टिंग है तो आ रहा है ना। या तो होता ना कि कंसल्टेंट वाली बातों में लिखा होता ये जो ABCD है कि अब इतना खर्चा और होगा, फिर वो रिवाइज में लेते हैं आप। जब ऊपर वाले टेबल में दिया हुआ है तो फिर ये होना है। उमेर एंटरप्राइजेज, उमेर एंटरप्राइजेज, कुछ नहीं पूछना, नहीं किया। ये सवाल किया किस किसने? सच्ची सच्ची ठीक, बाकी रिजल्ट का इंतजार करें। क्या जी? अब तो यार पुरानी बात हो गई है, वो फिर अभी अलग से पूछता, अभी क्लास के बाद अलग से पूछते हैं। वो जो कॉपीज ली थी कॉपियर से, जिन्होंने बुक नहीं खरीदी, उसमें वो ICAP वाले क्वेश्चंस नहीं थे, वो फिर कल किधर गया फैसल? वो जैद को मैंने कुछ कॉपीज कल करवाई थी, उनको आप के फैसल को भी बता देना। अभी आपको आज क्या मिला है? और स्प्रिंग 20 का सोल्यूशन मिला है? बुलाओ यार फैसल को बुलाओ।
पेज 462। यार उसने आपको क्या कहा, जैद ने कॉपीज का कहा है कुछ? आज कुछ कॉपीज का कहा था जैद ने? बस सिर्फ इसी का कहा था। अच्छा, वो जो कॉपी रखवाई थी उसमें 5 पेपर्स कराई हुई थी, उसके बाद बस है बजटिंग के आई कैप वाले क्वेश्चन तक नहीं, तो वो भी वो जैद ने नहीं कहा था आपको करवाना? ऐसे 5 पेपर कल नहीं कहा था? कल तो नहीं कहा। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये बुक अभी नहीं खरीदी, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं? अच्छा, ये जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं इन्होंने फिर वो फोटोकॉपीज ली हैं। आप ना कॉपीज और ले लें। इस चैप्टर में एक सेक्शन बना हुआ है जिसमें आई कैप क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन है, तो वो नहीं थे कॉपियर के पास रखवाए हुए, वो भी ले लें, क्योंकि अभी अगले दिनों में उसमें से सवाल होने हैं सवाल। यार अभी आज के लिए तो फिर कॉपी ला दो। ये बीटा ये कब की है? पूरी बात तो सुन ले भाई। पेज 462 पे एक क्वेश्चन 2 है, बीटा प्राइवेट लिमिटेड। ये सिर्फ आपने पास्ट पेपर करवाए थे या पास्ट पेपर है ना? एक बीटा प्राइवेट लिमिटेड का नाम से सवाल है 462 पे, क्वेश्चन नंबर 2। ये जल्दी से करा के ला दो, जल्दी से। और बाकी अभी आज एक पेज बांटा है, वो किसको नहीं मिला? इसको एक पेज दे दो और बीटा प्राइवेट लिमिटेड करा के जल्दी ला दे यार। सबके लिए नहीं ले आना, किताबें हैं लोगों के पास। कितने लोगों के पास नहीं है किताबें? तो देख लो 50। पहले तो ज्यादा थे यार, पहले कम थे। हाँ 60 तक ला दो, अभी कराना है। और फैसल, वो जो पांच पेपर वाला पूरे पेजेस है ना आई कैप क्वेश्चन बैंक वाले, वो रखवा दो कॉपियर के पास, वो आप ले जाइएगा। उसमें से मैंने होमवर्क भी दिया करना है कल परसों तरसों, और क्लास में भी करना है जी। यार इस दफा मैंने ना इंटेंशनली यानी इस बात को कहा था कि इंश्योर करें कि सारे 5 पेपर दो, उसमें 5 पेपर मिसिंग थे, वो इस दफा डलवाए थे सारे। तो अब मुझे नहीं पता कि लास्ट टाइम उसमें वो क्या हो गया जी। जिसने लास्ट टाइम वाली कोई बुक रखनी है वो खुद ही इतना एक ध्यान रख ले कि जब हम सवाल क्लास में कर रहे होते हैं, बल्कि इस चैप्टर के शुरू में ये काम करें कि जिसके पास नई बुक है उससे कंपेयर कर ले, जो जो सवाल नहीं है वो कॉपी करा के रख ले अपने पास, बजाय इसके कि एन मौके पे आपको पता चले कि तो सवाल ही नहीं है बुक के अंदर। तो आप पुरानी बुक रख लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इंश्योर कर लें कि जो सवाल नई बुक में है वो आप वाली बुक में है कि नहीं है, जो नहीं है वो कॉपी करा लो। अच्छा, अभी एक सवाल करा रहा हूं, ये है तो सीए फाइनल का, लेकिन आप सीए फाइनल आपका लेवल ही है, बजटिंग ये आपका ही लेवल है। अब ये जो सवाल करा रहा हूं ये सीए फाइनल का है, लेकिन इसी का ही एक वर्जन स्प्रिंग 20 में टेस्ट हुआ था जो होमवर्क है, और चूंकि आपने बहुत तैयारी करनी होगी असेसमेंट की, बहुत पढ़ना होगा आपने, तो इसलिए वो कल करना है होमवर्क, यानी परसों डिस्कस करूंगा। आप तक उसका सॉल्यूशन पहुंचा है। स्प्रिंग 20 जिन्होंने बुक्स नहीं खरीदी उन्होंने कॉपीज तो ली थी ना, तो उसी के शुरू में होगा, क्वेश्चन 1 होगा शायद। स्प्रिंग 2020 अटेम्प्ट का सवाल है कैप का, ये होमवर्क है आपका। इसका जो पीछे सोल्यूशन है उसमें एक डेप्रिसिएशन में एक गलती है, इस वजह से मैंने नया पेज दिया आपको। आई कैप के सोल्यूशन में डेप्रिसिएशन में एक गलती है, वो आप जब करके आएंगे तो खुद भी पता चल जाएगा क्या गलती है। स्प्रिंग 20 का सोल्यूशन मैंने दिया है अभी, वो मेन सोल्यूशन रखिएगा। जो पीछे प्रिंटेड है वो आई कैप वाला है, और उसमें डेप्रिसिएशन में 1 साल की गलती है, वो आप खुद भी सवाल करेंगे तो आपको आइडिया होगा क्या गलती है जी।
इतने बड़े आप हो गए हैं, इतने पढ़ाई करते करते आ गए, जिंदगी में कोई गलतियां करते ही होगा ना यार। इतने बड़े हो गए, गलतियां नहीं देखी क्या यार? बुक बन गई, हो गई गलती, कोई बात नहीं। क्या हुआ? मेरे से रिफंड करा ले यार बुक का। ये जो बुक आपने खरीदी है ना, ये पास्ट पेपर्स इसमें रखने जरूरी थे कि पास्ट पेपर्स रखे जाएं। फिर उनके जो सॉल्यूशंस हैं, जिसने भी ये बुक कंपाइल की होगी उसने आईकैप के सॉल्यूशंस भी लिए होंगे। अब उसमें चूंकि मैं जो पढ़ाता हूँ पास्ट पेपर्स में देखता हूँ कि इसमें ये खामियां हैं, होती हैं गलतियां, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में गलतियां होती हैं, क्योंकि जो आईकैप के सॉल्यूशंस बनाने वाले लोग होते हैं वो टीचर्स नहीं होते, टीचर्स हो ही नहीं सकते, वो बाय रूल नहीं हो सकते। तो टीचर को ये जो क्वेश्चंस हैं ये ज्यादा बेहतर पता होते हैं, क्योंकि टीचर पढ़ा रहा होता है। जब आप कोई चीज खुद पढ़ते हैं ना पास करने की नियत से, तो आपका लेवल बस एक यहां तक होता है। टीचिंग के लिए आपको बहुत ऊंचा लेवल चाहिए ताकि आप पढ़ा सकें। तो इसलिए आपके ये सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में है जो मैं कहता हूँ कि आईकैप के सॉल्यूशन में गलती है, कभी किसी टीचर ने नहीं कहा। होती है, मल्टीपल होती है, और इतनी ऑब्वियस भी होती है जो आप खुद भी पहचान सकते हैं। होती है आईकैप के सॉल्यूशन में गलतियां, बेहतरियां आ रही हैं, हो रही हैं बेहतरियां। आईकैप एज एन इंस्टीट्यूट बिल्कुल बेहतरी आ रही है इस हवाले से। तो इसलिए ये बहस का तो फायदा नहीं है कि अच्छा फिर पेपर में जो गलत सॉल्यूशन है वो मार्क होगा तो हम पास कैसे होंगे। आपने तो सही करना है ना। अगर आईकैप के सॉल्यूशन में वो गलती है तो इसका मतलब है कि आप भी इत्तेफाक से वही गलती करके आएंगे तो पास होंगे। आपने तो सही करना है। अब जो आईकैप के सॉल्यूशंस हैं उनमें जहां जहां जो जो खामियां हैं, जिन साहब ने बुक कंपाइल की होगी, हो सकता है कि उनको वो गलतियां ना पता चली हो, मुझे पता चल गई हो तो मैंने आपको क्लास में सॉल्यूशन अमेंड करके दे दिया। तो अगर आप इसको ऐसे समझेंगे कि बुक ही खराब है, इसका फायदा नहीं है, तो यार वापस कर दें बुक, मुझसे पैसे वापस ले लें। जो जो गलतियां लगती है मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूं उसका। कुछ गलतियां हैं और कुछ सिर्फ इतना होता है कि जिस तरह से मैंने आपको वर्किंग के फॉर्मेट सिखाए होते हैं, मैं उस फॉर्मेट पे आपको सॉल्यूशन दे देता हूं, ताकि आप जब सवाल करें आपको समझने में मसला हो तो आप सॉल्यूशन देखें और समझ जाएं। इसलिए अलग सॉल्यूशन दे रहा होता हूं। जरूरी नहीं है कि जितने सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा वो सारे पीछे गलत है तो सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं, नहीं, जरूरी नहीं है। फॉर्मेट वर्किंग के फर्क हो सकते हैं। मैंने जिस तरीके से पढ़ाया उस तरह से सॉल्व करके देना शुरू कर दिया, ये रीजन है। आप उसको अगर बुक गलत है या बेकार बुक है तो मर्जी है आपकी, कह लो यार ऐसा। स्प्रिंग 20 होमवर्क है, ये परसों करूंगा डिस्कस, क्योंकि आज तो आपने असेसमेंट की बहुत सारी तैयारी करनी होगी, बहुत पढ़ना होगा आपने। एक मैंने इन्वेंट्री का सवाल डाला है उसमें, अच्छा इसका ना मेरा मकसद आपकी सिर्फ रिवीजन करना था, तो मैंने कोई बहुत हाई लेवल के सवाल नहीं डाले, हल्के ही है। एक बजट, कैश बजट का, एक इन्वेंट्री का और एक ओवरहेड का, 3 बस। कैश बजट पता नहीं 40-45 का होगा, बहुत मॉडरेट है जी। क्या हो गया? कितने मिनट का है? 40s में मार्क्स है, तो वो 1.25 घंटे तक, 1.5 घंटे तक। अभी जो सवाल कराना है वो कॉपीज आ रही हैं। स्प्रिंग 20 का साल होमवर्क है आपका, और इसमें जो आईकैप का सॉल्यूशन पीछे प्रिंटेड है उसमें एक गलती है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की गलती है, उसकी वजह से फिगर्स चेंज हुई हैं, तो इसलिए सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है। ये जो पेजेस देता हूं ना मैं सॉल्यूशंस, ये रजिस्टर में मत रखा करें, ये बुक में उस रेलेवेंट जगह पर जाके रखा करें। जो वैसे कोई एक्स्ट्रा पेज दिया, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया, हाँ वो जिस रजिस्टर में जहां पर जो लेक्चर नोटेड था वहीं स्टेपल करें, लेकिन जब किसी सवाल का अमेंडेड सॉल्यूशन दिया करूं तो वो बुक में उस जगह पर लगाया करें जहां पर उसका सॉल्यूशन।
सवाल का अमेंडेड सॉल्यूशन दिया करूं, तो वो बुक में उस जगह पर लगाया करें जहां पर इसका सॉल्यूशन है। जी जी, मैंने कहा था आप पहले इस टॉपिक के और सवाल कर लें। ये मुश्किल कैलकुलेशंस के थोड़े से आदी हो जाएं, है जी। इतनी भी assumption नहीं है, इतनी भी assumption नहीं है। अगर हम खुद उस तरह डेटा पे सॉल्व करते हैं तो मतलब एक काम करते और हाँ, तो मुश्किल था सवाल, अजीब सा सवाल था, बिल्कुल था। यार ये बाहर जो वो ऑफिस बॉय होता है उसको बुलाइएगा, कोई भी चला जाए, किसी को भी कह रहा हूँ, कोई भी चला जाए। उमर इसका ना रिमोट ला दे मुझे। मैंने पेंशन नहीं वेरिएशन नहीं, EO की ROL वगैरह। छुट्टियां किस बात की? छुट्टियां नहीं है, छुट्टियां लगता है जैसे बहुत सारी हैं, 2 दिन ऑफ है बस। पहले मंडे और ट्यूसडे ऑफ है। देखिए मैंने नहीं छुट्टी देनी, ना मैंने छुट्टियों का फैसला करना होता है। मैंने तो आपको बताया है कि रूल पॉलिसी क्या है कॉलेज की। मुझे क्या कहूँ, कौन टालेगा, मैं डॉन हूँ इधर। जल्दी कर यार। अच्छा ये सारे लोग ना ये पेज रखना शुरू कर देना, ये जिनके पास बुक नहीं है ये उनके लिए। जी ये जो भी है मंडे नहीं, एक्सपेक्टेड नहीं, कंफर्म ऑफ है, मंडे ट्यूसडे ऑफ है। ये सवाल पढ़ लें, पेज 462 क्वेश्चन नंबर 2, पीटा प्राइवेट लिमिटेड। क्या खत्म हो गए पेजेस है? कितने लोगों को नहीं मिली कॉपीज? जल्दी ला दे यार, जल्दी। अच्छा एक तो ना शायद ये जिन्होंने नहीं पढ़ना उसे वापस ले लो, ताकि जिन्होंने पढ़ना उन तक पहुंचाएं। आप इसमें शेयर कर लें और आ जाती हैं कॉपीज।
जो 2 4 5 इकट्ठे बैठे हैं सबको कॉपीज मिलेंगी, उनमें से 2 2 3 3 शेयर करके बाकी क्या कोई नहीं बांट रहा यार? कर लो तो अभी आ जाती है कॉपीज। और शायद अभी फिलहाल को 2 2 लोग शेयर कर लें यार, पेज आ जाता है, अभी कुछ वापस कर दें है। चाहिए बस अभी शेयर कर ले, अभी आ जाती है कॉपीज। पढ़ ले सवाल, बस पढ़ ले किसी तरह सवाल। ये ले ले पेज, और जिसको नहीं मिला जी? जो मर्जी रख लें। ये एग्जाम में नहीं ऐसे होगा, ये जो बुक्स होती है ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये उनमें इस तरह किया जाता है ताकि सवाल पुराना ना लगे। अब इसको अब ये 10 साल बाद भी चल जाएगा, ये नहीं कि आप लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, वैसे 10 साल बाद भी चल सकता है। 2023 2033
ये कॉपीज ले लीजिएगा, कल मैंने फिर इसमें से सवाल कराना है तो कल नहीं आएगी कॉपीज, क्वेश्चन बैंक वाला पोर्शन। हाँ जी पढ़ ले तो आगे चलो, पढ़ लिया। स्प्रिंग 20 का सवाल इसी को सामने रख के बनाया गया, वो आप करेंगे होमवर्क तो आपको आइडिया हो जाएगा। 2003 की 2000x3 की इनकम स्टेटमेंट दी हुई है और 2004 की बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनानी है, और सारे पॉइंट एक एक करके डिटेल से कर ही लेता हूँ डिस्कस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, बीटा प्राइवेट लिमिटेड, बजटेड P&L for the year 2004। रुपीज है, थाउजेंड है, मिलियन है, क्या है? रुपीज इन मिलियन। सेल्स, कैश क्रेडिट। इनकम स्टेटमेंट के सवाल में ना जरूरत नहीं है बताने की, क्योंकि वो तो कैश बजट बनाना हो तो जरूरत है, तो इनकम स्टेटमेंट में जरूरत नहीं है कि कैश है कि क्रेडिट, अनलेस के कोई और एडजस्टमेंट ना हो। अभी जो पिछले 3-4 दिन से कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि पिछले साल की सेल्स इनटू प्राइस चेंज और क्वांटिटी चेंज। इसमें ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि प्राइस चेंज कितनी है, 150 रुपए पर यूनिट है, परसेंटेज में नहीं बताई। अगर कहा होता ना कि प्राइस चेंज 10% होगी, प्राइस इंक्रीज 10% होगी और क्वांटिटी इंक्रीज कितनी है 25%। अच्छा एक छोटी सी समरी बताता हूँ सवाल की ताकि आपको इंफॉर्मेशन ढूंढने से आसानी हो। पहले पैराग्राफ में तो कैपेसिटी की बात हो रही है, उसके बाद पॉइंट नंबर 1 के अंदर इन्फ्लेशन की बात की गई है, पॉइंट नंबर 2 में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की डिटेल है, उसमें कुछ फिक्स्ड वेरिएबल, फिर पॉइंट नंबर 3 के अंदर ठीक है पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस की बात हो रही है। उसके बाद हमने कुछ सोचा है, प्लान किया है, जिसमें पहली बात यह है कि प्राइस 150 रुपए बढ़ानी है। फिर दूसरी बात यह ना, इसमें बुलेट मिस हुआ वो अगला भी बुलेट ही था। दूसरी बात यह है कि हमने सेल्स टीम को मोटिवेट करने के लिए कमीशन इंट्रोड्यूस कराई है। फिर उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो करूंगा तो समझ आएगी, अभी वो लेबर की कोई बात हो रही है। पहले पैराग्राफ के अंदर बिल्कुल शुरू में जो कैपेसिटी की बात हो रही है, इसके हवाले से एक बात समझ लें, हो सकता है आपको बच्चों वाली बात लगे, लेकिन ये जो मैं आपको बताता हूँ ना बातें, ये स्टूडेंट्स के पूछे हुए सवाल ही बता रहा होता हूँ, तो कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल पूछे होते हैं तो मैं आपको बता रहा होता हूँ। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि 4 मिलियन कैपेसिटी है और अभी फिलहाल यानी पिछले साल कितनी यूटिलाइज हुई थी 68%। तो अब अगले साल फिर बाकी 32% यूटिलाइज कर लेंगे, नहीं अब 68 तो कर ली। हाँ इसमें ना वही मैं कह रहा हूँ कि बात बहुत सिंपल सी लगेगी लेकिन होती है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन। तो अगर इस रूम में अगर कहा जाए 150 की कैपेसिटी और पिछले सेशन में 120 बैठे हुए थे तो अब बस सिर्फ 30 और बैठ सकते हैं, जो 20 एक उठ के चले गए तब 150 ही बैठ सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि हम मशीनों से कितने यूनिट्स बना सकते हैं, ये 4 मिलियन की कैपेसिटी है। पिछले साल कितने बनाए थे 4 मिलियन का 68%, इस साल 4 के 4 बना सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि कोई चीज खा के रख दी थी अब वो बाकी बची रह गई वही खा सकते हैं, ये बस एनुअल प्रोडक्शन का जिक्र किया हुआ है कि हम एनुअल इतनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। सेल्स की इंक्रीज क्वांटिटी की है 25%, प्राइस की 150 रुपए। अगर ये भी परसेंटेज में होती तो पिछले साल की सेल्स इंटू 1 पॉइंट समथिंग इंटू 1 पॉइंट समथिंग जैसे कर रहे हैं 3-4 दिन से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सेल प्राइस की इंक्रीज परसेंटेज में नहीं 150 रुपए में बताई गई। तो 150 रुपए की इंक्रीज तो तभी करेंगे जब आपको सेल प्राइस पर यूनिट पता होगी।
वैसे इस सवाल में मैं यहाँ परसेंटेज से कर सकता हूँ, लेकिन एक तो वैसे भी आपको यूनिट्स और प्राइस वाला तरीका बताना है, और वैसे भी हमें इस सवाल में कुछ कॉस्ट के लिए यूनिट्स चाहिए थे। तो मैं इस सवाल में सेल्स इनटू समथिंग की बजाय यूनिट्स और प्राइस अलग अलग करके बताने लगा हूं। 2003 में कितने यूनिट्स हमने बनाए थे? 4 मिलियन का 68%। और एक यूनिट कितने का बेचा था, ये कैसे पता चलेगा? सेल्स दी हुई है 3400, यूनिट्स निकल आए, तो एक कितने का था? 1250। जी हम्म 4 मिलियन कैपेसिटी है। BPL has production capacity of 4 million per annum, full stop। ये 68% नहीं है, ये टोटल कैपेसिटी है 4 मिलियन। हमने यूटिलाइज 60% की हुई थी। अगले साल हम कितने यूनिट्स बेचेंगे? हम 25% ज्यादा बेच लेंगे, यानी 2.72 मिलियन इंटू 1.25, 3.4 मिलियन बेच लेंगे। और सेल प्राइस कितनी रखें? 1250 प्लस 150, 1400। तो टोटल सेल्स रेवेन्यू बन जाएगा 3.4 मिलियन यूनिट्स और 1400 रुपए का एक यूनिट, 4760 मिलियन। ये सेल्स है। आज का फिर होमवर्क नहीं है, क्योंकि आपने असेसमेंट की बहुत तैयारी करनी है। ये स्प्रिंग 20 परसों करके आइएगा, लेकिन करके आइएगा है। तो वो तो FR2 का मसला ना यार। तो मैं फिर पूरा हफ्ता की तो नहीं ना छुट्टियां होमवर्क दे सकता कि आपके सारे हफ्ते असेसमेंट चल रही क्या है? अच्छा, कहाँ होता है ऐसा? हाँ तो मैंने नहीं दिया ना कॉस्ट का होमवर्क, मैंने नहीं दिया ना कॉस्ट का होमवर्क। यार अभी चला जा उठ के छुट्टी से। सेल्स अच्छा, इस सवाल में ना यूनिट्स चाहिए थे, लेकिन वैसे बता रहा हूं इस पोर्शन करके ये वाला, इससे सवाल हल हो सकता है। कैसे? 1250 पिछले साल की प्राइस पता चल गई, और ये पता है कि हमने 150 रुपए बढ़ानी है, तो कितने % बढ़ानी है? 12% आगे सेल प्राइस की इंक्रीज। तो पिछले साल की सेल्स इंटू 1.12 इंटू 1.25, यही आ जाएगा। पता नहीं क्या क्या गया मैं। ये जो सेल प्राइस यहां निकाली है ना, मैंने इसके आगे यूनिट्स भी निकाले,
इस सवाल में जरूरत पड़ेगी, अभी आगे मैं वर्किंग करूंगा, जरूरत है यूनिट्स निकालने की, चाहिए थे, लेबर में लाजमी चाहिए थे। वैसे बताया है कि इस ब्लैक वाले पोर्शन से पहले पहले तक जो मैं कर चुका हूं, ये 1250 निकाल लिया। क्या है 1250? पिछले साल इतने का बेचा था, तो पिछले साल अगर प्राइस ये थी और हमने 150 रुपए इंक्रीज करनी है, तो कितने परसेंट इंक्रीज करनी है? 150 रुपए 1250 में देखें तो कितने परसेंट इंक्रीज है? 12%। तो अब आपको सेल प्राइस की इंक्रीज 12% पता चल गई। तो पिछले साल की सेल्स इंटू 1.12 इंटू 1.25, तो भी यही आ जाएगा। ये ऐसे ही एक एक्स्ट्रा बात बताइए, सेल्स निकल आई 4760, कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स हैं, फिनिश गुड्स का स्टॉक है सवाल में नहीं। तो मैं पिछले दिनों से बार बार ओपनिंग क्लोजिंग इसलिए लिख रहा था क्योंकि वो कल स्प्रिंग 16 कराना था, बस वो समझा दिया। अब अगर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही कॉस्ट ऑफ सेल है ना, तो फिर वो लिख के टाइम ना जाया करें कि ओपनिंग फिनिश गुड्स डैश कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्लोजिंग फिनिश गुड्स डैश, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही है। तो यहीं पर ही फेस पे कौन सा आईएएस के मुताबिक बना रहे हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। डायरेक्ट मटेरियल पे आते हैं। डायरेक्ट मटेरियल पिछले साल कितना था? 14। ये ब्रैकेट में चल सकता है या इसको भी इसी तरह तोड़ना पड़ेगा? चल सकता है, तभी मैंने ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन चल सकता है या ये करना पड़ेगा, क्योंकि 25% की ग्रोथ क्वांटिटी की आ गई और पॉइंट नंबर 1 में मटेरियल की महंगाई बताई हुई, तो इनटू 1.05 और इनटू 1.25, 25% वो प्रोडक्शन वाली इंक्रीज आ गई और 5% महंगाई आ गई। अच्छा, ये जो स्प्रिंग 20 है ना, इसमें ये पॉइंट कि अभी तक हम ये कर रहे थे कि जितनी क्वांटिटी की ग्रोथ सेल्स में थी उतनी ही हम सब वेरिएबल कॉस्ट में भी ले रहे थे ना। क्यों? क्योंकि सेल्स बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सेल्स का ग्रोथ कुछ और हो और प्रोडक्शन का ग्रोथ कुछ और हो, ऐसा हो सकता है। लेट्स से अगर सेल्स की क्वांटिटी ग्रोथ 25% है लेकिन प्रोडक्शन की क्वांटिटी ग्रोथ 20% है, तो इन सब पे 20% लगेगा। हाँ, अगर कोई वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है उस पे 25 लगेगा। तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर वेरिएबल खर्चे होते हैं, ये प्रोडक्शन के खर्चे हैं। अभी तक सवालों में क्या था कि सेल्स की क्वांटिटी ग्रोथ और प्रोडक्शन की क्वांटिटी ग्रोथ एक थी, अगर अलग हुई तो फिर सेल्स और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस पे सेल्स वाली ग्रोथ और प्रोडक्शन वेरिएबल एक्सपेंसेस पे प्रोडक्शन वाली ग्रोथ। तो ये स्प्रिंग 20 में है ये पॉइंट। कितना बन गया? 195,956। डायरेक्ट लेबर, ये मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं फिर वहां से पढ़ाता हूं, मुश्किल लिखा हुआ। कहां जी 2? अरे भाई गलती हो, देखो 2 ही लिखा हुआ है।
वही लेबर बताने लगा हूं। जो हमारे प्रोडक्शन के वर्कर्स हैं, अगर अब भी उनसे उतने ही यूनिट्स बनवाते जितने पिछले साल बनवाए थे और उनकी एफिशिएंसी भी वही रहती, तो इतने यूनिट्स बनाने के लिए कितने पैसे देते उनको इस दफा? दोबारा सुने, अगर हम अपने एग्जिस्टिंग लोगों से एग्जिस्टिंग एफिशिएंसी ही के मुताबिक, यानी कोई उनमें बेहतरी नहीं आ रही, कोई खामी नहीं आ रही, एग्जिस्टिंग एफिशिएंसी के मुताबिक अब भी इतने ही यूनिट्स बनवाएंगे, तो अब कितने पैसे देने पड़ेंगे हमको? जितने पिछले साल दिए थे, या महंगा करना है उनको? महंगा भी नहीं करेंगे, महंगा तो करेंगे क्योंकि महंगाई तो वैसे कीमतें बढ़ रही हैं तो महंगा हो रहा है। पॉइंट नंबर 1 में आपको डायरेक्ट मटेरियल की महंगाई बताई है और डायरेक्ट लेबर की महंगाई बताई है। तो अगर हम उन्हीं लोगों से उसी लेवल का काम दोबारा करवाएंगे तो वेजेस के रेट तो बढ़ेंगे ही ना। तो जो पिछले साल उनको दिया था, कितने दिए थे? इंटू 1.05, कितना? 385.35। क्वांटिटी तो बढ़ रही है ना। नहीं, मैंने कहा अगर एफिशिएंसी सेम रहने का मतलब है कि अब भी उतने यूनिट्स बनाएंगे। अगर एग्जिस्टिंग लोगों से उनकी उसी एफिशिएंसी के मुताबिक, एफिशिएंसी को ना दोबारा से डिस्कस करेंगे हम लोग लेबर जब पढ़ाऊंगा, तो एफिशिएंसी का भी आप मतलब ये समझ लें कि 1 घंटे में कितने यूनिट्स बनाता है या 1 यूनिट पे कितने घंटे लगाता है। तो अगर वही सारी परफॉर्मेंस वैसी ही रही तो अगले साल भी वही लोग कितने यूनिट्स बनाते? उतने ही बनाते हैं ना, लेकिन पैसे अब उनको ज्यादा क्यों मिलते? क्योंकि इन्फ्लेशन है। अरे 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 2.72 2.72 मिलियन पिछले साल बनाए थे। तो अगर 2.72 मिलियन ही बनवाते तो इतने पैसे देते ना। 2.72 गलती हो गई थी। 2.72 मिलियन यूनिट्स पिछले साल उन्होंने बनाए थे जी। मैंने कहा कि अगर अगले साल भी उतने ही यूनिट्स बनाए तो कितने पैसे देंगे? बढ़ाएंगे ना, ये महंगा किया मैंने। अगर उन्हीं लोगों से उतने ही यूनिट्स बनवाए तो जितने पैसे दिए थे वो बस थोड़े महंगे हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इनको कहें कि तुम्हें हम 20% बोनस देंगे तो फिर वो खुश हो जाएंगे और यूनिट्स बना देंगे। किसका 20%? सेल्स का, प्रोडक्शन का 20%। टोटल का या लेबर कॉस्ट का? यानी इसका 20% या सेल्स का 20%। इंक्रीज जितने होंगे 367 का कि 385 का? क्यों 367 क्यों? तो ये वो नेक्स्ट ईयर ही है भाई।
हाँ 2003 में 2004 में भी उनको मिली तो नहीं जो तो 2004 जब आया ही नहीं तो मिली कैसे? तो पहले वो बढ़ा देंगे। अच्छा मैं अभी अगर नहीं अभी कुछ सवाल नहीं ले रहा, पहले पूरी बात सुन लें। एक एम्प्लॉय की तनख्वाह है 100 रुपए और उसको हम कह रहे हैं कि तुम्हें हम 20% बोनस देंगे। तो किसका 20%? 100 रुपए का 20%। उस लेबर को इससे क्या लगे कि हमारी बाकी कॉस्ट क्या होती है कि हम पूरी कॉस्ट का 20% दें उसको तो अपने से कंसर्न है ना। हम वर्कर को कह रहे हैं कि तुम्हें 20% बोनस देंगे। किस बात का बोनस? किसका 20%? जितने पैसे उसको पहले मिलते थे उसका 20% बोनस मिल जाएगा। हाँ अगर कोई ऐसी बात हो अगर कि जो सेल्स पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्केयर लेंगे, फिर पावर 3 लेंगे, फिर जो आएगा उसका हम तुम्हें 20% देंगे, फिर ये बताया जाता, फिर ये बताई जाएगी ना पॉलिसी। अगर नहीं, अगर इतनी सी बात है कि वर्कर को हमने 20% बोनस देना है तो किसका 20% बोनस देना है? जितने पैसे उसको पहले देने हैं। तो अगर हम उससे एक्स्ट्रा काम ना भी करवाते तो भी 367 की बजाय 385 ही देने थे ना। तो एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस, एग्जिस्टिंग एफिशिएंसी के मुताबिक 2004 में इतने पैसे उनको हमने वैसे भी दे ही देने थे। लेकिन चूंकि उनको लालच देंगे कि हम तुम्हें 20% बोनस देंगे, तो वो 20% किसका होगा? जो 4 साल पहले इनको पैसे दिए थे, इसी का ही 20% होगा ना। तो जब हम इसका 20% उनको ऑफर करेंगे, कितना बना? 20% कितना बना? 20% 77.07। ये किया है मैंने 385.35 का 20%। तो जब उनको बोनस दिया जाएगा तो उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि इतने पैसे और देके कितने यूनिट्स हमें और मिल जाएंगे, इसका 15%। ये 4088 ऐसे निकला कि 2.72 का 15%। पहले बात पूरी कर लूं फिर पूछिएगा सवाल। यहां तक वाली बात फिर सुनिए। पिछले साल इन लोगों ने जो परफॉर्म किया था, परफॉर्म ये किया था कि 2.72 मिलियन यूनिट्स बनाए थे।